कहते हैं दुनिया उम्मीद पे कायम है और अगर साथ में बुलंद हौसले भी मिल जाएं तो सपनों को पंख मिल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौम्या टंडन। न्यूज 18 मध्य प्रदेश सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी जिनसे मुलाकात कराने जा रहे हैं, उन्होंने सिल्क इंडस्ट्री और आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री में इनोवेशन के जरिए अपनी छाप छोड़ी है। हमारे साथ हैं फाइबर टू सिल्क फैब और उमंग आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपो के एमडी मिस्टर आशीष गुप्ता जी। मिस्टर गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो। उमंग आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपो के एमडी मिस्टर आशीष गुप्ता जी। मिस्टर गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मिस्टर गुप्ता जी, आप हस्तकला और शिल्प कला जो हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध है, प्रचलित है और सदियों से चलती आ रही है, उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए। हस्तकला जो हाथ की बनी हुई वस्तु होती है, जिसको एक चीज में ढाला जाता है, मतलब मशीन में नहीं, हाथ की। जी। जैसे वुडन की मूर्ति हो गई, जी, मार्बल के खिलौने हो गए, जी, सहारनपुर का फर्नीचर हो गया, लखनऊ का चिकन वर्क हो गया, क्या बात है, खुर्जा की पोट्री हो गई, तो इस तरह की तंदूर की पेंटिंग हो गई, जी, तो वो है हैंडीक्राफ्ट। जी। सिल्क हो गया, सिल्क यान, जी, जिससे साड़ियां, जैसे बनारस की साड़ी हो गई सिल्क की, जी, कोसा की साड़ी हो गई छत्तीसगढ़ की, कर्नाटक की काजीबरम हो गई, उपाड़ा की, आंध्रा की उपाड़ा साड़ी, वो उस तरह की सिल्क में आती है। जी जी। हार्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट की एग्जीबिशंस पूरे देश में लगाते हैं, आपको ये आइडिया कहाँ से आया? देखिएगा, काफी छोटा था जी, 18-19 साल का, तो मैं पढ़ता था। तो बेसिकली मैं आगरा से हूँ जी, और आगरा में मार्बल का और ताजमहल वगैरह का बहुत बड़ा एक व्यापार है जी। तो मैं जब एक दिन वहां गया तो मैंने देखा कि नाले के ऊपर कुछ कारीगर, हैंडीक्राफ्ट की जो कारीगर है, वो मूर्तियां वगैरह बनाते थे। तो मैंने उनसे पूछा, भाई कितने रुपए कमा लेते हो आप लोग? तो बोला कि हमको पूरे दिन में 50 या 60 रुपए मिल पाते हैं। तो इतनी चीजें बना के बोले, भाई हम ये शोरूम में देते थे, शोरूम वाले इसकी कीमत 25 गुना लेते हैं, लेकिन हमको एक रोजगार उतना ही, एक बिजली, वो जो मैं 1995 की बात बता रहा हूँ, तब 50 रुपए की काफी हुआ करते, लेकिन वो कम थे जी। मैंने भी सोचा कि एक इस तरह का प्लेटफॉर्म देश के अंदर दिया जाए कारीगरों को। मतलब एक तो ये आगरा के अंदर कारीगर हो गए जी, देश के अंदर तो बहुत तरह की कला है हमारी, करेक्ट, और हम कलाओं से ही जीवित है इस देश के अंदर। आपने पुराने, चाहे राजस्थान में देखा हो तो किले बने हो या पेंटिंग, बहुत तरह की पेंटिंग वगैरह सब जगह जरूर। तो मैंने कहा भाई पूरे देश के कारीगरों को इकट्ठा करके एक स्थान दिया जाए, उसका नाम एग्जीबिशन या एक बिजनेस दिया है, हाट के रूप में। जैसे पहले हाट लगती थी, वो एक मैंने लोगों को 4, 6, 10, 20 लोगों को इकट्ठा करके और लखनऊ के अंदर एक एग्जीबिशन लगाई। लोगों को रोजगार के माध्यम से, मेरे लोगों को जो हस्तकला के कार्य प्रेमी थे, मैंने उन्हें बुलाया, तो लोगों को बहुत पसंद आया, तो वहीं से मैंने एक एग्जीबिशन की शुरुआत की। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि हमारे देश के जो आर्टिस्ट हैं, जो हाथ से बुनाई करते हैं, बनाते हैं, कारीगरी करते हैं, उनको आपने व्यवसाय दिया, क्योंकि वो बनाते हैं 50 रुपए का, दुकान में बिकता है 5000 रुपए का। तो आपने जो मीडिएटर था उसको आपने हटा दिया, आप कस्टमर को डायरेक्टली आर्टिस्ट के पास ले गए। तो ये आपका जो जज्बा है, जो आपका आइडिया है और जो आप कर रहे हैं, ये सच में बहुत बढ़िया काम है। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि कैसे आपने सभी देश के, जैसे आपने कई प्रांतों की और स्टेट्स की बात की, तो कैसे आप इन सब शिल्पकारों को जोड़ते हैं, कैसे आपने कनेक्ट किया सबसे? जब धीरे धीरे मैंने एक एग्जीबिशन लगाई, मुझे फिर पता चला कि लखनऊ में चिकन वर्क होता है जी, तो हमने वहाँ के कारीगरों को संपर्क साधा जी। फिर मुझे मालूम पड़ा कि खुर्जा के अंदर पोट्री होती है जी, उनको भी रोज बिकता तो सब चीज थी, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं बिकती थी, तो मैंने उनसे संपर्क लिया। फिर मैंने सहारनपुर गया, मैंने वहां लोगों से जो फर्नीचर पर काम करते थे, वुडन पर काम करते थे, मतलब। फिर मैं राजस्थान गया, तो वो पेंटिंग तैयार होती थी, तो वो भी लोग अपने जमीन पर बैठ के या कहीं भी, जैसे लोग टूरिस्ट लोग आते थे ना, वैसे मैंने वहां से लोग पकड़े। इस तरह के मैंने पूरे इंडिया में, चाहे वो केरल हो, कर्नाटका हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, सारे देश से मैंने लोगों को एक एक करके इकट्ठा किया। वाह। तो वहां से फिर एक सिलसिला चालू हुआ, फिर लोग धीरे धीरे मेरे से क्योंकि जुड़ने लग गए। और आज जैसे बात करें तो मैं करीब, मेरी चेन के अनुसार 25,000 लोगों को मैं एक रोजगार उत्पन्न करा रहा हूँ।
25,000 शिल्पकार, हैंडीक्राफ्ट और आर्टिस्ट आपसे जुड़े हुए हैं पूरे देश से। वाह, क्या बात। रोजगार मिल रहा है। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि अब जो वक्त आ गया है वो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, मॉल कल्चर आ गया है, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए हैं। ऐसे वक्त में जो हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, क्या वो इस आर्ट्स एंड क्राफ्ट या हैंडीक्राफ्ट में रुचि रखती है? देखिएगा, मैं आपको समझाऊं कि पहले जो साड़ियां बनती थी जी, वो 2.5 और 3 किलो की बनती थी जी। धीरे धीरे जैसे आपने कहा कि चेंजिंग हुआ युवा का जी, लड़कियां जींस पहनने लगी, तो उनके लिए हमने थोड़ा सा लोगों को सरकार के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से एक हैंडीक्राफ्ट एक वो बना हुआ है, उसके माध्यम से हमने लोगों को पैसा दिलाया और उस चीज को हमने जो 3 किलो की साड़ी हुआ करती है, आज हम उसे 300 ग्राम पे लेके आ गए। तो 300 ग्राम की साड़ी बहुत हल्की होती है। तो यानी कि आप वक्त के साथ भी वक्त के साथ हम चेंजिंग किया जी। एक कहावत है कि एज द वर्ल्ड गेट्स ग्लोबल, लोकल इज इवन मोर एक्सोटिक। जैसे दुनिया ग्लोबल होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, जो लोकल चीजें हैं वो और रेयर और एक्सोटिक होती जा रही हैं। और आप इन कलाओं को जिंदा रख रहे हैं, बरकरार रख रहे हैं और सब आर्टिस्ट को आप रोजगार दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों को, दर्शकों को ये नहीं पता है कि दरअसल सिल्क का उत्पादन होता कैसे है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं। आपने बहुत अच्छी बात की है। 1948 के अंदर ये एक स्थापना की गई रेशम उद्योग की जी, कलकत्ता से। वहां से उसको बढ़ावा दिया गया कि रेशम, आज 3-4 ऐसे प्रदेश हैं हमारे जहां रेशम पैदा होता है। रेशम जो कीड़ा है उसकी उत्पत्ति की जाती है और जैसे मुर्गी पालन होता है, इस तरह से एक रेशम पालन भी है। जो आपने शहतूत का पेड़ होता है, उसके पत्ते होते हैं, उसको तोड़ के डाल दिया जाता है, उसको वो खाता है तो वो लावा बनता है। लावा एक कीड़ा करीब 1.5 किलोमीटर तक का बनाता है। ओहो, वो ऐसे मोटा हो जाता है। फिर उस कीड़े को, उस लावे को हम गर्म पानी में डाल देते हैं, तो वो एक धागे के रूप में उत्पन्न हो जाएगा। एक मादा और वो करीब 350 एक बार में प्रजनन करती है उसी पत्ते पे। अक्सर जब हम बाजार में जाते हैं, सिल्क खरीदने जाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता फर्क कि दरअसल ये असली सिल्क है या नहीं है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें फर्क कैसे करें? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। भारत सरकार ने सिल्क मार्क के नाम से संस्था बनाई है। वो जाके हर दुकान पर जाके उसको ट्रस्ट करती है और उस पर एक लेबल लगाती है। अगर रेशम को आप जलाएंगे तो एक बदबू नहीं आएगी उसके अंदर, अगर सिंथेटिक होगा तो उसकी बदबू आएगी। और अगर इसको रेशम के धागे को, जैसे आपकी साड़ी, आपने दुपट्टा पहना है, इसमें तो मैं धागे को जलाऊंगा अभी तो बदबू आएगी। और अगर सिल्क का होगा ये, तो उसमें से बदबू आएगी, वो गोल गोल बनता हुआ पाउडर बन जाएगा। ये सबसे असली पहचान है सिल्क की जी। तो इस तरह की जो अवेयरनेस है, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारी हस्तकला की चीजें हैं, वो इसीलिए इतनी महंगी है क्योंकि उन्हें बनाने में बहुत वक्त लगता है, या बहुत सारे शिल्पकार उसे बैठकर बनाते हैं, या सिल्क की जैसे आपने कहानी बताई। तो ये जो अवेयरनेस है, ये आप लोगों को कैसे दे रहे हैं? आपने काजीवरम साड़ी का नाम सुना होगा जी। काजीवरम साड़ी गोल्ड जरी वर्क में पैदा होती है, जैसे आपके बॉलीवुड हीरोइन काफी लोग पहनते हैं जी, रेखा जी पहनती हैं, समाना जी पहनती हैं जी। तो वो साड़ी को बनाने में तो गोल्ड का ताल लगता है, तो और उसको 6 मंथ लगने लगता है बनाने में 2 लोगों को, तो उसकी कॉस्ट 2.5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। लेकिन आप उसे आज यूज करेंगे, आज आप 2,50,000 की खरीदेंगी, 10 ईयर्स बाद अगर उसे आप वापस देंगी तो वो आपकी 2 लाख रुपए की वापस बिकेगी। ये कॉस्ट होती है। ये खूबी है क्योंकि उसके अंदर जैसे मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी जी पटोला साड़ी पहनती हैं जी, जो माँ अपने गुजरात में बनती है, सौराष्ट्र के अंदर, वो उसके अंदर गोल्ड का तार डलता है, तो वो कॉस्ट 10 लाख रुपए तक की पहुंच जाती है। यानी कि आज जो आप साड़ी खरीद रहे हैं उसकी 10 साल बाद, 25 साल बाद रीसेल वैल्यू है। क्या बात? जैसे हैंडमेड कारपेट की जी, उसे आप 1 लाख रुपए का लेंगे और 10 साल बाद उसे वापस देंगे तो वो 1 लाख का ही बिकेगा। तो कुछ चीजें ऐसी है हैंडीक्राफ्ट के अंदर जी, उसकी बहुत रीसेल वैल्यू है। आशीष गुप्ता जी, जिस तरह से आप सिल्क इंडस्ट्री को, आर्ट्स एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री को हमारे देश की आप जिस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं,
ये सच में बहुत सराहनीय है। बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से। और हमारे इस मंच पर न्यूज 18 मध्य प्रदेश सेलिब्रिटी टॉक शो पर हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं और आपके इस योगदान के लिए आभार प्रकट करना चाहते हैं। हौसले की उड़ान में आपने मुझे बुलाया, लोगों को प्रोत्साहन दिया जी। मेरे माध्यम से लोगों को एक रोजगार और होगा। 18 ने मेरे को बुला के और आपने बुला के मेरे को धन्यवाद का पात्र। धन्यवाद आपको बहुत बहुत।